नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेके आए हैं। आज का फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट लास्ट में आ गए हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है उनको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक, क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक, या इसको बोलते हैं हम लोग महान्यायवादी। ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति जो है 76A अनुच्छेद 76A के तहत जो है इनकी नियुक्ति जो है की जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी जो इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी, ध्यान रखिएगा, भारत के महान्यायवादी या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल को ही भारत का महान्यायवादी बोला जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक, चलिए, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो भारत के महान्यायवादी क्या है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं अनुच्छेद 76A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 76A के 1 के तहत जो है भारत के न्यायवादी की जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अब देखिए क्या है, भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता, भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, ये इनकी बात करते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? सॉलिसिटर जनरल का केंद्र सरकार के सभी मुद्दों पर कानूनी राय देना। ठीक, केंद्र सरकार को सभी कानूनी मुद्दों पर जो है क्या करना? राय देना सॉलिसिटर जनरल का काम है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, मुख्य विधि परामर्शदाता जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भाग नहीं ले सकते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भी, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी जो है उसके सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो वहां पे बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी भी समिति में क्या है उनकी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन वहां पे जो है वे वोट भी नहीं दे सकते। मींस उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक ये नहीं है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी नहीं है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी। डी इसका आंसर होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस वगैरह में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है हाँ, किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है,
लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। हाँ, लोकसभा में जो है उसको मतदान करने का अधिकार नहीं है, मींस ये हमारा चौथा जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 मींस भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और दूसरा लोकसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, और तीसरा लोकसभा में बोल सकता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। किसे संसद को संबोधित करने मींस बोलने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो किसको बोलने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को जो है संसद में बोलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? यह केंद्र सरकार के सभी मुद्दों पर कानूनी राय देता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? यह केंद्र सरकार को सभी मुद्दों पर क्या करता है, कानूनी राय देता है। मींस जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है उसकी सहायता के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल की जो है नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं, सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी। तो ये क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है केंद्र का। ठीक, कौन? सॉलिसिटर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यायिक सलाहकार। ठीक, क्या है, बी इसका आंसर होगा, न्यायिक सलाहकार, सॉलिसिटर जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार की बात हो रही है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल नहीं देता है, एडवोकेट जनरल, महान्याय अभिकर्ता, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, एडवोकेट जनरल, या इनको हिंदी में कहा जाता है महाधिवक्ता। ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता जो है ये स्टेट को जो है कानूनी परामर्श देते हैं, और इनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165 एक के तहत जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165 एक के तहत जो है एडवोकेट जनरल या राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। और ये अनुच्छेद 165 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, महाधिवक्ता। ठीक, क्या है, महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए अधिकृत है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक, भारत, क्योंकि ज्यादातर इन सब क्वेश्चन को जो है लोग लड़के बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है? अभी मैंने बताया था, भारत के नियंत्रक या CAG, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ठीक, अनुच्छेद 146 के तहत, अनुच्छेद 147 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत या अनुच्छेद 149 के तहत। तो देखिए, भारत के CAG की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत जो है की जाती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। हाँ, एक चीज और, CAG की जो नियुक्ति होती है वो कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए होती है। ठीक, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इनके रिटायरमेंट की जो अवधि होती है वो होती है 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इनके रिटायरमेंट की जो अवधि होती है वो 65 वर्ष होती है, और इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, कितने वर्ष की होती है। तो ज्यादातर क्या करते हैं, 5 वर्ष दिमाग में रख के चलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। इसका आंसर हो गया, हाँ, इसका आंसर हमारा क्या होगा, 6 वर्ष। सी होगा इसका आंसर, 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखिए। क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यानी कि CAG को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष के समान है, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या संघ लोक सेवा का आयोग। देखिए, जिस विधि से जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जाता है, ठीक उसी विधि से जो है CAG को जो है उसके पद से हटाया जाता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक, क्या उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश, उसी के जो है रूल्स के आधार पे CAG को हटाया जाता है, जिस रूल से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। हाँ, CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति न्यायाधीश के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी क्या है? सही है। सेवानिवृत्ति के बाद जो है उनको जो है कोई भी पद जो है नहीं दिया जाता है, तो ये भी हमारा क्या है? आंसर C है। उनको राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कर सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति ही जो है उनको उनके पद से जो है लास्ट में जो है क्या करता है? निकालता है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायमूर्ति के समान होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर B। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? फिर से वही आ गया CAG, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148। C इसका आंसर होगा, अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति की। ठीक, ए इसका आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? तो देखिए, भारत का जो CAG होता है, ठीक, CAG जो होता है भारत का, वो लोक लेखा समिति, किसका? लोक लेखा समिति का जो है मित्र और मार्गदर्शक होता है। किसका होता है? लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। ठीक, यानी CAG। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? CAG। थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 1971 का संशोधन, लास्ट क्वेश्चन है ये। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है 1972 में, 1976 में, 1980 में या 1987 में। ध्यान रखिएगा, 1971 का संशोधन जो है मीन्स महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा का स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है
और CAG के लेखों की तैयारी करता है, तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है, यह संशोधन किया गया है 1972 में, 1976 में, 1980 में या 1987 में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1976। ठीक, ध्यान रखिएगा 1976 जो है इसका आंसर बी होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक, एक बार जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को फिर से रिवीजन कर लें। ठीक, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।